आज हम बात करेंगे मूड विकार के वर्गीकरण के बारे में। मूड विकार से ग्रसित लोगों में अक्सर सामाजिक, काम, पढ़ाई व अन्य ज़रूरी जगहों में दिक्कत दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी अवसाद विकार। इसे निराशाजनक बीमारी भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अवसाद या उदास रहता है। ऐसे में व्यक्ति सुन या फिर जैसे कोई भाव ना हो ऐसा बर्ताव करता है। अवसाद आपको चिड़चिड़ा, नाउम्मीद व अपराधबोध भी बना सकता है। कई लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, वह पहले जिन कामों में रुचि लिया करते थे, अब नहीं करते। वह खुद को समाज, परिवार व दोस्तों से अलग कर लेते हैं। परंतु अवसाद किसी व्यक्ति के मूड से ज़्यादा पर असर डालता है, जैसे कि चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होना, एकाग्रता न बना पाना। ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति पहले से कम ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति पहले से कम खाए या सोए, या फिर ज़्यादा खाए या ज़्यादा सोए। व्यक्ति को पूरा दिन थकान महसूस हो सकती है। यह व्यक्ति दर व्यक्ति यह व्यक्ति के मुताबिक अलग अलग हो सकता है। कम, मध्यम व गंभीर अवसाद विकार में क्या फ़र्क है? कम, मध्यम व गंभीर अवसाद विकार में क्या फ़र्क है? यह बहुत मुश्किल जांच प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जो गंभीरता, तीव्रता व टाइप पर निर्भर करेगा। व्यक्ति के कार्य व सामाजिक क्षमता से पता चल जाता है यह बताने के लिए कि अवसाद कितना तीव्र है, परंतु सामाजिक, धार्मिक कारक पर निर्भर करता है। खास लक्षणों में देखा जा सकता है जैसे कि उदास मूड रहना, रुचि व उत्साह में कमी, ऊर्जा में कमी, जिसके कारण ज़्यादा थकान महसूस करना व गतिविधियों को कम करना। ऐसे में कुछ और सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि एकाग्रता व ध्यान में कमी, आत्मसम्मान व आत्म भरोसे में कमी, अपराधबोध या नाकाम महसूस करना, आने वाले कल के बारे में बुरा सोचना, आत्महत्या व खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, नींद में गड़बड़ी या भूख में कमी। कम अवसाद विकार, इसमें व्यक्ति को कुछ हद तक सामाजिक व कार्यों को करने में दिक्कत आती है। इस पूरे एपिसोड का वक्त 2 हफ्ते तक रहता है व निम्न में से 2 लक्षणों का रहना अहम है, पर वह पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। मध्यम अवसाद विकार, इसमें थोड़े से ज़्यादा सामाजिक कार्य व बाकी मध्यम अवसाद विकार इसमें थोड़े से ज़्यादा सामाजिक कार्य व बाकी कामों में दिक्कत दिखाई देती है। इसमें पूरे एपिसोड का वक्त 2 हफ्ते है व कम से कम 2 या 3 लक्षणों व कम से कम 3 या 4 बाकी लक्षणों का होना अहम है। गंभीर अवसाद विकार, यह 3 लक्षण जो कम व मध्यम अवसाद विकार में हैं, इनका होना अहम है। साथ ही 4 अन्य लक्षणों का होना अहम है, जिनमें से कुछ तीव्र रूप में होंगे। कई बार व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने लक्षणों को नहीं बता पाता है यदि उसमें सामाजिक कमी व एकाग्रता में कमी होती है तो। यदि यह एपिसोड 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है व लक्षण बहुत तीव्र गति से बदल रहे हैं, तब भी इसका निदान बदल सकता है। इसके बहुत ही कम लोग अपना सामाजिक व कार्यात्मक गतिविधि को पूरा कर पाएंगे। अब बात करते हैं साइक्लोथाइमिया की। यह लगातार मूड में अस्थिरता, जिसमें कई काम, अवसाद व कम उत्साह के वक्त आ सकते हैं। यह अक्सर वयस्कों की कम उम्र में ज़्यादा मिलता है व लंबे वक्त तक रहता है। ऐसा हो सकता है कई महीनों तक व्यक्ति का मूड बिल्कुल ठीक रहे। कई बार यह उदासी जिंदगी के किस्सों से जुड़ी नहीं होती। इसका निदान करना मुश्किल हो जाता है यदि इसको लंबे वक्त तक बिना अवलोकन यानी जांच के बिना नहीं किया जा सकता है, या फिर व्यक्ति के अतीत को जानकर, क्योंकि यह लक्षण कुछ कम होते हैं। मूड में आया बदलाव आनंद देने वाला हो। साइक्लोथाइमिया अक्सर मेडिकल जांच में रह जाता है। अब बात करते हैं मेनिक एपिसोड के बारे में। बाइपोलर विकार में मेनिया यानी उन्माद, इसमें मूड का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक गतिविधि का बढ़ना, इनकी तीव्रता व गति का बढ़ जाना। मेनिया में व्यक्ति 1 मिनट में मीलों जितना बोलता है, उग्र रहता है व उसे नींद कम आती है। व्यक्ति को लगता है
उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है, वह ऊंचाइयों को छूने के लिए ही बना है। हाइपोमेनिया, यह मेनिया का कम रूप है। व्यक्ति को यूफोरिया जैसा महसूस हो सकता है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा व खुद को उत्पादक समझता है। इसके बाद भी व्यक्ति रोज़मर्रा के कार्यों को कर पाता है, वह उसका वास्तविकता से संपर्क नहीं खोता है। हाइपोमेनिया के कारण व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, चाहे वे रिश्ते से जुड़े हों या फिर कार्यात्मक क्षमता से। बिना साइकोटिक लक्षणों के मेनिया, इसमें व्यक्ति का मूड व्यक्ति की परिस्थितियों से अलग होती है, वह उसके अंदर खुशी व उत्साह की ऊर्जा होती है। वह लापरवाह बर्ताव करता है, उत्साह के साथ बढ़ी हुई ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति की गतिविधि बढ़ जाती है। ज़्यादा बोलना या नींद का कम हो जाना शामिल है। सामाजिक सामाजिक कार्यों में कमी आती है। व्यक्ति में दिखने लायक एकाग्रता में कमी आती है। आत्मविश्वास बढ़ जाना व अतिरिक्त सकारात्मकता देखने को मिलती है। व्यक्ति खुद को बड़ा इंसान समझने लगता है। साइकोटिक लक्षणों के साथ मेनिया, यह मेनिया का सबसे गंभीर रूप है। बढ़े हुए आत्मविश्वास व खुद को दूसरों के मुकाबले बड़ा समझने में यह शक में बदल जाता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है व कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। आध्यात्मिक उत्पीड़न जैसे भ्रम भी बढ़ जाते हैं। शब्दों को सही से न बोलने के कारण व्यक्ति की बोली को समझना मुश्किल हो जाता है। बाइपोलर विकार के बीच के फर्क को समझते हैं। DSM-5 के मुताबिक अवसाद विकारों को बाइपोलर विकार से अलग रखा गया है। ICD-10 के मुताबिक बाइपोलर व अवसाद विकार को मूड विकारों की श्रेणी में साथ रखा गया है। इनको पारिवारिक, अतीत, लक्षण व जीन्स के मुताबिक अलग किया गया है। मूड में बदलाव अक्सर गतिविधियों में बदलाव आने के बाद आता है। इसमें अवसाद व बाइपोलर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है जो यह दर्शाता है कि ये दोनों मूड के एक दूसरे सिरे हैं। बाइपोलर 1, इसके निदान के लिए निम्नलिखित बातों का होना अहम है। मेनिक एपिसोड में इसमें व्यक्ति में बढ़ा हुआ व चिड़चिड़ा मूड मिल सकता है। लक्ष्य आधारित गतिविधि व ऊर्जा का बढ़ जाना, यह लगातार चलने वाला मूड है। यह लक्षण कम से कम 1 हफ्ता व दिन भर रहते हैं, तकरीबन हर रोज़। बढ़ी हुई मूड, ऊर्जा व गतिविधि के दौरान इन 3 बातों का होना अहम है। खुद को बड़ा समझना या बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, नींद लेने में कमी, सामान्य से ज़्यादा बात करना, लगातार विचारों का मन में चलना व यह दूसरों को भी दिखना कि व्यक्ति के मन में यह विचार चल रहे हैं। ध्यान न लगा पाना, काम की चीज़ों पर ध्यान न लगा पाना, लक्ष्य आधारित गतिविधि का बढ़ जाना या मनोशारीरिक चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, चाहे घर हो या काम पर। ऐसी गतिविधियों में भाग लेना यह जानते हुए भी कि इससे दर्द या नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए बिजनेस में बिना सोचे समझे पैसे लगा देना। यह बदलाव इतना बड़ा होता है कि सामाजिक व कार्यात्मक क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसे में अस्पताल में रहना अहम है ताकि वे दूसरों को या खुद को नुकसान न पहुंचाए। हाइपोमेनिक एपिसोड, इसमें व्यक्ति में बढ़ा हुआ मूड व चिड़चिड़ापन दिखता है। यह मूड व्यक्ति में लगातार बना रहता है, बढ़ी हुई ऊर्जा व गतिविधि के साथ। यह लक्षण कम से कम 4 दिन लगातार चलने चाहिए व पूरे दिन बने रहने चाहिए, तकरीबन हर रोज़। इसका निदान करने के लिए कम से कम निम्नलिखित में से 4 का होना ज़रूरी है। खुद को बड़ा समझना या बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, नींद न आना, ज़्यादा बोलना, लगातार विचारों का चलना, ध्यान न लगना, लक्ष्य आधारित गतिविधियों का बढ़ना व मनोशारीरिक चिड़चिड़ापन दिखना, गतिविधियों में भी ज़्यादा भाग लेना।
यह सारे लक्षण व्यक्ति की सामाजिक व कार्यात्मक क्षमता को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में। इसके निदान के लिए इन 9 में से 5 लक्षणों का होना अहम है। यह 2 या उससे ज़्यादा हफ्तों के लिए रहना ज़रूरी है। पूरे दिन उदास मूड का बने रहना, कार्यों में कम रुचि लेना, भूख व वज़न में बदलाव, कम सोना या फिर सामान्य से ज़्यादा सोना, चिड़चिड़ापन व कार्य क्षमता में कमी, थकान, खुद की कीमत न महसूस होना, ध्यान व एकाग्रता बनाए रखने में दिक्कत महसूस होना, आत्महत्या व मौत का ख्याल आना, यह सोचकर रखना कि आत्महत्या कैसे करनी है या उसके लिए प्लान बनाना। द्विध्रुवी विकार के नैदानिक मानदंड के लिए बाइपोलर 2, इसके निदान के लिए अतीत या अभी हाइपोमेनिया का एपिसोड होना या फिर अतीत या अभी में अवसाद का एपिसोड होना अहम है। इसमें मेनिया व अवसाद के लक्षण वैसे ही हैं जैसे बाइपोलर 1 में। इसमें मेनिया व अवसाद दोनों का कम से कम एक एपिसोड होना ज़रूरी है। मूड विकार के लिए उपचार प्रक्रिया। इससे पहले जो व्यक्ति मूड विकार के लिए उपचार प्रक्रिया। इससे पहले जो व्यक्ति मूड विकार से ग्रसित है उसकी गंभीर जांच होनी अहम है। उसके लिए रोगी की हिस्ट्री लेना व मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। मनोचिकित्सक व मनोचिकित्सक विशेषज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बनाए नोट्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। उपचार इस पर निर्भर करेगा कि यह एपिसोड ताज़ा है या पुराना। अवसाद के लिए 2 प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं, औषधीय व गैर औषधीय। गैर औषधीय में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर यदि देखा जाए तो इसमें सबसे पहले है संज्ञानात्मक चिकित्सा यानी कॉग्निटिव थेरेपी। इसे ज्ञान संबंधी उपचार भी कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकृतियों पर ध्यान देता है। यह रोगी के नकारात्मक संज्ञानात्मक कौशल पर काम करता है। दूसरे रास्ते ढूंढना व सकारात्मक रास्तों के बारे में सोचना या फिर नए संज्ञानात्मक अथवा बर्ताव से जुड़े दूसरे रास्ते ढूंढना, सकारात्मक रास्तों के बारे में सोचना या नए संज्ञानात्मक अथवा बर्ताव से जुड़े प्रतिक्रिया को सीखना। इंटरपर्सनल थेरेपी, यह रोगी के आंतरिक दिक्कतों पर काम करता है, जैसे कि नुकसान का होना या किसी गंभीर दर्द से गुजरना। यह 2 मान्यताओं पर निर्भर है। पहला यह कि आंतरिक परेशानियों की जड़ हमारे गलत रिश्ते हैं। दूसरा यह है कि व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव भी जिम्मेदार हैं। व्यवहार चिकित्सा, यह इस मान्यता पर निर्भर है कि गलत व्यवहार अक्सर बाहरी चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि समाज से नकार दिए जाना यदि व्यक्ति को अवसाद हो तो। साइकोएनालिटिकल थेरेपी यानी मनोविश्लेषण चिकित्सा, इस चिकित्सा का लक्ष्य है भरोसा, उत्साह व उभरने कौशल व आत्मीयता पर इस चिकित्सा का लक्ष्य है भरोसा, उत्साह व उभरने कौशल व आत्मीयता पर काम करना। औषधीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर व ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स उपलब्ध हैं। ये वाला मैं रिपीट कर रही हूँ। औषधीय चिकित्सा में मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स व सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर उपलब्ध हैं। मेनिया या उन्माद के लिए उपचार इस प्रकार हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक व औषधीय उपचार उपलब्ध हैं। गैर औषधीय में मनोशिक्षा यानी साइको एजुकेशन, इसमें बीमारी के रूप के बारे में बताया जाता है, दवाइयों की अहमियत बताई जाती है व जीवन शैली के परिवर्तन सिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नियम से सोना व उठना। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी यानी व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, इसमें संज्ञानात्मक चिकित्सा व पारस्परिक चिकित्सा शामिल है। यह नकारात्मक विकृतियों व सोच पर काम करती है। यह विकृत बीमारी व दवाई अनुपालन से जुड़ी है। यह आंतरिक बदलाव पर काम करती है। फैमिली साइको एजुकेशन यानी पारिवारिक मनोविज्ञान शिक्षा। पारिवारिक मनोशिक्षा का अहम लक्ष्य है
परिवार को बीमारी के बारे में समझाना व दवा अनुपालन के बारे में बताना। औषधीय उपचार में मूड स्टेबलाइजर्स जैसे कि लिथियम, मूड नियामक दवाई व मिर्गी के लिए दवाई जिसे मूड रेगुलेटर औषधीय उपचार में मूड स्टेबलाइजर्स जिसमें लिथियम है, मूड रेगुलेटर और जप्तिरोधी दवा यानी सीजर को रोकने के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसमें वैल्प्रोएट, एंटीसाइकोटिक दवाएं जिसमें रेस्पिरिडोन और ओलेंजापिन शामिल है। धन्यवाद।